जय हिंद दोस्तों। आपका दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्लास में। ठीक है, आज हम फिर से लेकर आए हैं चैप्टर 3 क्लास 10 का चैप्टर 3, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, आज इसका हम लोग बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको देखेंगे, कुछ ट्रिक से देखेंगे, कुछ थ्योरी से देखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ भी थ्योरी का ज़रूरत पड़ेगा उसको मतलब उसका थ्योरी भी हम देंगे। ठीक है, आप लोग को बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, बस देखिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, कि आज हम लोग कौन कौन प्रश्न को जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ये सब प्रश्न आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये सब प्रश्न आज हम लोग जानने वाले हैं टोटल। सबका मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कुछ कुछ थ्योरी देने के लिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा ट्रिक, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को लास्ट लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग टोटल 12 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, आज कितने प्रश्न को देखेंगे? 12 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। मतलब जो दो चर वाला हम लोग रैखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं ना, ग्राफ नहीं खींचते हैं जो 5 नंबर के एग्जाम में आता है, तो किस तरह का होता है? वक्र, वक्र मतलब कि गोल, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, वृत्त, वृत्त जानते हैं ना, ऐसे गोल होता है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, कैसा होता है? सरल रेखा, सरल रेखा मतलब कैसे सीधे होता है कि नहीं है? हम लोग पढ़ते हैं जब 3 चैप्टर सब्जेक्टिव में, तो दो चरों का रैखिक समीकरण कैसा होता है? एकदम सरल रेखा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही कौन होगा? बी। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में x का मान 1 दिया है। मतलब ये जो समीकरण आप देख रहे हैं ना, ये समीकरण, ठीक है, इसका मान में x का मान 1 है तो y का मान निकालना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आता है ना, तो ये समीकरण है ना आपका, ये समीकरण जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें x का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर हम लोग x का मान 1 रख देंगे। ये गुना कहाँ से आया? तो ये सटा रहता है, तो इसके बीच में क्या होता है? इंटू होता है। अब प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, अब ये गुना हो जाएगा 3, ये 3y बराबर 5। अब y का मान निकालना, तो पता है ना, जिसका मान निकालना रहता है उसको अकेला करना पड़ता है, तो ये अकेला कैसे होगा? ठीक है, तो ये दोनों को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस में तो कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा ना, माइनस में। ठीक है, और ये घट के कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 है, सॉरी 2 है। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3, और ये y बराबर 3/3, और 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? y का मान 1 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, मतलब कहने का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करना, ये समीकरण उतार कर, ठीक है, और x का मान आप 1 देख रहे हैं, x का मान 1 देख रहे हैं, x का मान सीधे यहाँ पर 1 रख देना है। x का मान क्या रख देना है जी? 1 रख देना है। ठीक है, अब बस फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद y को अकेला कर देना है, इसको इधर कर दिए, प्लस का माइनस, फिर ये गुना में था तो कहाँ चला गया? भागा में। 3 3 फिर कट गया, y का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए ये है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है कि एक संख्या दूसरे संख्या से दुगना है। मतलब जो पहला संख्या है वो दूसरा संख्या से क्या है? दुगना है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है। ठीक है, इसको चाहेंगे तो देखिए लंबा हम मतलब बना सकते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, मतलब लॉन्ग विधि से इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये है ऑब्जेक्टिव, इसमें हम लोग को जानना है क्या जी? ट्रिक। क्या जानना है? ट्रिक। तो हम लोग वैसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर ये 2 नंबर का प्रश्न रहता तो इसको लॉन्ग विधि से बनाते हैं, लेकिन है ये 1 नंबर का, तो इसीलिए इसको हम लोग 5 सेकंड में, 6 सेकंड में हम लोग को बना देना है। तो देखिए ऐसा प्रश्न आता तो कैसे हम लोग पहचानते हैं? देखिए आपको हम बता रहे हैं, देखिए एक संख्या दूसरे से दुगना है, मतलब जो पहला संख्या है दूसरा से दुगना है, मतलब एगो ये शर्त होना चाहिए, मतलब 2 गो संख्या है और पहला संख्या दूसरा संख्या को चाहिए दुगना है, और दोनों का योग भी कुछ होना चाहिए 27। योग का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्लस। ठीक है, मतलब दोनों के जोड़ने पर 27 आना चाहिए, और एक उससे दूसर का कुछ होना चाहिए दुगना। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा। तो कहने का मतलब
हम लोग को दो चीज देखना है, जोड़ भी देखना है 27 और दुगना भी देखना है। तो ये ए नंबर ऑप्शन है। देखिए इसको जोड़ेंगे भी तो 27 आ जाएगा, और ये 9 का है, दुगना है, 9 दूनी का 18। तो ये बनता है ऐसे शॉर्ट में। ऐसा ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसी ऑप्शन से ही देख के बना लेना चाहिए, जैसे बोलता है बस वैसा वैसा जिसमें हो जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाता है। इसको लॉन्ग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है समझ में? ठीक है, मतलब ऐसा कभी भी जो भी इसमें शर्त बोलेगा, उस शर्त जो दिया है दुगना जोड़ 27, ये जिसमें लागू हो जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल। देखिए ऐसा ऐसा टाइप का प्रश्न समझने के लिए आपको थोड़ा देर थ्योरी समझना पड़ेगा। ठीक है, बस आप देखिए वीडियो में पूरा लास्ट तक बना रहिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अगर देखिए हम आपको थ्योरी बताने वाले हैं, ठीक है, तभी जाके ये पूरा इस तरह का प्रश्न पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए थ्योरी देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या होता है कि देखिए ये समझना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, कोई भी दो चरों का रैखिक समीकरण होता है, देखिए आपको जैसे रियल में हम लिखते हैं वैसे लिख के देगा। देखिए 2x, ठीक है, प्लस 5y बराबर 4। ठीक है, चाहे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 7x, ठीक है, प्लस 3y आप बराबर 7, ऐसे रहता है कि नहीं? ठीक है, ऐसे ना रहता है तो ऐसे इस तरह से रहता है। देखिए 2x, ठीक है, प्लस 5y, ठीक है, इधर भी ये रह सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर -4 बराबर 0 हो गया। ठीक है, 7x प्लस 3y अब -7 बराबर 0, ऐसे नहीं तो ऐसे रहता है, इस तरह से रहे नहीं तो इस तरह से रहता है। ठीक है, तब पता है इसमें ना ये जो पहला देख रहे हैं x में, इसको देखिए हम लोग a1 बोलते हैं, इसको b1 बोलते हैं और इसको c1, मतलब इसको a1 b1 और c1। ये माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इधर माइनस रहता है प्लस हो जाता है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं a2, इसको हम लोग बोलते हैं b2 और इसको हम लोग बोलते हैं c2। उसी तरह से इसमें भी ये a2, ये b2 और ये c2। मतलब ये क्यों बता रहे, समझते रहिए, ध्यान से समझते रहिए क्यों बता रहे। ठीक है, देखिए a1 का मान क्या है 2, b1 का मान क्या है 5, मतलब कोई अगर a1 का मान इसमें से पूछे तो a1 का मान 2, a2 का मान 7, b2 का मान 3, इस तरह से बताना है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ले देकर समीकरण देखिए इस रूप में रहता है, a1x, ठीक है, प्लस b1y, ठीक है, आप प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, इधर करेंगे तो c1 हो इधर आ जाएगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं, a2x, ठीक है, b2y आप प्लस c2 बराबर 0, मतलब समीकरण इस रूप में रहता है। कोई भी समीकरण लिखिए इस रूप में रहता है। ठीक है, अब यहाँ प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, इस रूप में रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए यहाँ से आपको बता रहे हैं, अगर मान लीजिए a1 बट्टा a2 निकालें, ठीक, आप b1 बट्टा b2 निकालें, अगर ये बराबर नहीं हुआ, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा रेखा जी? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा पता है कैसा होता है? इस तरह का होता है। देखिए एगो ये रेखा और एगो रेखा ऐसे काटेगा, इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। अगर मान लीजिए यही, अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, ठीक है, देखते रहिए ध्यान से, पूरा थ्योरी देखिए, यही देखिएगा तो पूरा आगे का प्रश्न समझ में आएगा। इस चैप्टर में यही तो है, ध्यान से समझिए। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो ये होगा आपका संपाती रेखा। क्या होगा? संपाती रेखा, जिसको हम लोग आश्रित रेखा भी हम लोग कहते हैं, आश्रित रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ई कैसा रहता है? देखिए इस तरह का रहता है। देखिए एगो रेखा इसे हुआ ना, इसी रेखा पे एगो रेखा इसे नहीं आ जाता है, एक के पर एक का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा, मतलब रेखे पर रेखा आ गया। ये कटेगा तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी। फिगर ही बना दे रहे, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक होता है कि a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के, अब बराबर नहीं हुआ c1 बटा c2 के, तो ये पता है समांतर रेखा होता है। समांतर रेखा, समांतर रेखा पता है ना, ऐसे और ऐसे, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करता है, इससे ऐसे बराबर रहता है, एकदम बराबर रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि तीनों कंडीशन को समझ लीजिए। हम इस ऐसा समीकरण देगा तो इसमें से a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 छाटेंगे, और जिस पर ये फिट हो जाएगा, ठीक है, वही रेखा ही होगा।
रेखा पूछेगा तब, कभी कभी हल पूछ देता है। तो देखिए प्रतिच्छेदी में एक हल होता है, क्या होता है, एक हल, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, ये है, अद्वितीय हल भी कहते हैं, एक हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल होता है। अनेक हल कहिए, ठीक है, चाहे अनंत हल कहिए, क्या कहिए, अनंत हल कहिए। ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका याद रखने का देखिए कोई ट्रिक बता रहा है। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, इसे प्रतिच्छेद करता है ना, तब प्रतिच्छेद करता है, देखिए एक जगह बिंदु लड़ता है, एक जगह बिंदु होता है कि नहीं, इसलिए इसकी वजह से एक हल हो जाता है। अगर ये एक के पे के आ जाता है, देखिए कितना जगह बिंदु टकराएगा, बहुत बिंदु हो सकता है, इसलिए इसका अनेक हल होता है। इसमें देखिए कहीं टच कर रहा है, कहीं भी, ये तो ऐसे है एकदम, ठीक, तो ये कहीं टच नहीं कर रहा है, ठीक है, कहीं भी बिंदु नहीं बना रहा है, ठीक है, कहीं भी मिल नहीं रहा है, तो इसमें कोई हल नहीं। याद रखने का ट्रिक है ये। एक जगह अगर कटेगा तो एक हल, बहुत जगह एकदम एक के पेक हो गया तो बहुत जगह टच करेगा तो अनेक हल, एक भी जगह टच नहीं करेगा तो कोई हल नहीं। ठीक है, देखिए अब फिर देखिए ये होता है संगत, ठीक है, ये भी होता है संगत, इसको युग्म कहा जाता है। ठीक है, और ये होता है असंगत। क्या होता है, असंगत। ठीक है, संगत मतलब क्या, संगत देखिए मतलब देखिए दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, सब एक जात का संगत, इसमें सब बराबर है इसलिए संगत, लेकिन इसमें कुछ बराबर है कुछ नहीं है, मतलब दो जात का इसमें हो जा रहा है, एगो बराबर वाला भी है बराबर नहीं वाला भी है, इसलिए हो जाता है असंगत। ठीक है, ये संगत और ये मतलब यही बस याद रखना है। अगर ये आप याद रखते हैं तो आप टोटल एकदम समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल इसी में बता देते हैं। ठीक है, यही दिया है, ये समीकरण दिया है, इसका आपसे पूछ देगा कि इसका कौन सा रेखा होगा, मतलब इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो कैसा रेखा आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसे निकालेंगे। देखिए ऐसे A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 मतलब समझते हैं, A1 का मान 2, A2 का मान 7, तो ये 2 बटा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, B1/B2 निकालेंगे। ठीक है, B1/B2 मतलब का 5/3। ठीक है, एक बार निकालेंगे C1/C2 मतलब 4/7। तो आप देखिए A1/A2 B1/B2 के बराबर है, देखिए ये है 2/7, ये है 5/3, बराबर है। तो जब ये ही दोनों बराबर नहीं हुआ तो तीसरका से तो कोई मतलब ही नहीं, जब दुइयों को बराबर नहीं हुआ तो सीधे ही कौन होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, एक बार मार देना है। लेकिन ये याद रहेगा तब ना, अगर ये हल पूछता तो एक हल हो जाता, अगर संगत असंगत पूछता तो संगत हो जाता है। मतलब जब ये सूत्र में ये आ गया तो ये सब हो जाएगा, और ये सूत्र में आ जाएगा तो ये सब हो जाएगा, ये सूत्र में आ जाएगा तो ये सब हो जाएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन बस इसके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जहाँ थे वहाँ हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग 4 देख रहे थे, तो चलिए 4 को देखते हैं। ठीक है, चलिए 4 यही है। ठीक है, देखिए इसको आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर जो है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हो, मतलब अगर मान लीजिए दो गो रैखिक समीकरण दिया है और उसका आलेख समांतर लिखा जाए तब रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा। तो मान लीजिए अगर कोई रेखा समांतर आ जाए, आपको बताया ना अभी, मान लीजिए समांतर मतलब समझ रहे हैं, हाई ये समांतर आ गया। ठीक है, मान लीजिए क्या आ गया, समांतर आ गया, तो बताइए उसका हल कैसा होगा, कोई हल नहीं। समांतर आ गया तो उसका हल कैसा होगा, कोई हल नहीं। कितना आसान है कि नहीं आसान, लेकिन इसके लिए आपको जो थ्योरी बताया वो याद रखना होगा। थ्योरी याद रखिएगा तो बस हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो थ्योरी को बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छा से मतलब याद कीजिए फिर बनाइए। चलिए अब ये आइए, कर आई युग्म समीकरण 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 9 का निकाय है, असंगत है, अद्वितीय हल है, क्या है, तब तो निकालना पड़ेगा सब। तो निकालिए A1/A2 निकालिए, तो बताइए ये A1 हो गया, आई A2 हो गया, तो 2/4 हो जाएगा। देखिए पहला में A1 आई ये वाला x A2 बताया ना अभी, तो ये कटेगा 2 बार में तो 1/2 हो जाएगा। फिर निकालिए B1/B2, देखिए B1 हो गया, B2 हो गया, तो ये 3/6, ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा। फिर C1/C2 निकालिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, 5/9। देखिए इसमें 2 गो बराबर है,
मतलब A1/A2 B1/B2 बराबर है, नहीं बराबर है, 1/2 1/2, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। दो गो बराबर है लेकिन एगो बराबर नहीं है। तो आपको बताया था ना, देखिए सूत्र में, यहाँ सूत्र में देखिए, अगर ऐसा होता है, देखिए दो गो बराबर है एगो बराबर नहीं रहे, तो बताइए तो समांतर होगा, नहीं तो कोई हल नहीं होगा, नहीं तो असंगत होगा। देखिए तो इसमें से कौन लड़ रहा है, समांतर, समांतर ऑप्शन नहीं दिया है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं इसमें नहीं दिया, असंगत दिया, तो क्या हो जाएगा असंगत। मतलब कोई ना कोई दिया रहेगा, कोई ना कोई दिया रहेगा, ठीक है, इसमें से कोई ना। जब ये सूत्र आ गया, देख रहे हैं ना, ये सूत्र देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जब सूत्र आ गया तो या तो ऑप्शन में ही दिया रहेगा, नहीं तो ये दिया रहेगा, तो नहीं ये दिया रहेगा, कोनो दिया रहेगा वही सही हो जाएगा, सब साथ में नहीं दे सकता है। देखिए असंगत हो जाएगा, जब ये ऐसा होता है तो असंगत होता है, एकदम आसान है, ठीक है। अब देखिए दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तब रैखिक युग्म कैसा है, मतलब अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगा तो हल एक होगा, क्योंकि आलेख ऐसे प्रतिच्छेदी करेगा तो हल कितना होगा, एक होगा, बताए ना, ट्रिक है, ठीक है। आप लोग ध्यान से उस थ्योरी को समझिए, कहा है ना कि सब उसी पर आधारित है। अब 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में कि समीकरण मतलब समीकरण निकाय हेतना बराबर 3 और हेतना बराबर 5, ठीक है, मतलब x+2y बराबर 3, 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल है, तो के का मान ज्ञात करें। तो सुन लीजिए, समीकरण में के का मान ज्ञात करने के लिए कभी आएगा ना, के का मान ज्ञात करने के लिए अगर कभी भी आएगा तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको हिंट्स देगा सूत्र लगाने का। देखिए यहाँ पर अनगिनत हल बोला है ना, ठीक है, तो ये आपको हिंट्स दे रहा है कि अनगिनत हल मतलब अनंत हल, अनंत हल का मतलब सूत्र लगाना है और के का मान निकालना है, हमेशा देगा, ठीक है। तो हम लोग अनंत हल का सूत्र जानते हैं ना कि A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 होता है, यही होता है अनंत हल का, होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही सूत्र उठा लेंगे, लेकिन उठाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सी वाला कभी नहीं लेना है, सी वाला कभी नहीं लेना है, कभी लेंगे तो A1/A2 B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे सूत्र A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 का मान यहाँ कुछ नहीं है, x है केवल, तो यहाँ पर एक छिपा है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक। A2 का मान कितना हो जाएगा, A2 मतलब समझ रहे ना इसमें, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। B1 का मान कितना हो जाएगा 2, B2 का मान कितना हो जाएगा k, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, k को 1 से करेंगे तो k हो जाएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो k का मान कितना आ गया 10। मतलब आपको यहाँ हिंट्स देगा सूत्र लगाने के लिए, वही सूत्र ले लेना है, लेकिन A1/A2 B1/B2 लेना है, और ले जाके बस इसमें से छाट लेना है, छाटने आ रहा है ना, ठीक है। इसमें A1 B1 C1, इसमें A2 B2 C2 नहीं छाटने आ रहा, तो पहले इसको लिख लेना है कि भाई A1 है, ये B1 है, ये C1 है, इसे लिख लेना है, आराम से इसमें रख देना है, और लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देना है। देखिए एक तरह का फिर का ऐसा ही प्रश्न, देखिए कह रहा है ना कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए x प्लस, देख रहे हैं ना यहाँ पर x+2y बराबर 7, के वाई प्लस, सॉरी यहाँ एक मिनट रुक जाइए, देखिए ये है x+2y बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर, ठीक है, 14। तो देखिए अब ये दिया है समीकरण, यही ना समीकरण दिया है, यही समीकरण दिया है, तब इसमें कह रहा है कि संपाती होगा। देखिए हिंट्स दिया ना सूत्र लगाने के लिए, के मान में निकालने के लिए, देखिए हिंट्स दिया ना, ठीक है, संपाती होगा। तो संपाती के लिए सूत्र क्या होता है, संपाती के लिए सूत्र ही ना होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब बोले थे ना कि इसमें C नहीं लेना है, नहीं लेना है, तो A1/A2 B1/B2 वाली रखना है। तो A1 का मान कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, इसका मान कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब B1 का मान हो जाएगा 2 और B2 का मान हो जाएगा k, फिर तिरछा तिरछी गुना, k को 1 से करेंगे तो k, और 2 दूनी के 4, आंसर कितना हो जाएगा 4। है कि नहीं आसान, मतलब सब चीज वही सूत्र पर आधारित है, सारा वही सूत्र पर आधारित है, इसलिए बोले कि उसको ध्यान से देख लीजिए, नहीं समय वीडियो को पीछे करके देखिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग
9 नंबर प्रश्न, ठीक है। 9 नंबर देखिए प्रश्न जो है, एक रैखिक समीकरण युग में जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका क्या होता है जी, कोई हल नहीं होता है। तो जिसका कोई नहीं हल होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका कोई नहीं हल होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरोधी अविरोधी दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ये हम आपको नहीं बताए हैं, तो देखिए इसको हम अब बताते हैं, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। उस समय विरोधी अविरोधी नहीं बताए थे आपको, ठीक है। तो देखिए जो प्रतिच्छेदी होता है वही होता है अविरोधी। क्या होता है, अविरोधी, ठीक है। ये क्या होता है, अविरोधी, ठीक है। जो ये देख रहे हैं ये समांतर, उसको हम लोग बोलते हैं विरोधी। क्या बोलते हैं, विरोधी, ठीक है। ये अविरोधी और ये क्या होता है, विरोधी, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि जिसका कोई नहीं हल होता वो क्या होता है, विरोधी होता है। क्या होता है, विरोधी। ये बताया ना आपको, इसका कोई हल नहीं होता उसका क्या होगा, विरोधी, ठीक है। उसके बाद आता है कि विरोधी समीकरण युग में के कितने हल होते हैं, विरोधी का। तो विरोधी का कितना होता है जी, एक भी हल नहीं। अरे उल्टा पूछ दिया, ठीक है। कोई हल नहीं मतलब का विरोधी, ठीक है। विरोधी का पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, ठीक है। एकदम बहुत ही आसान है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। क्या देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है। कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होते हैं। तो देखिए कोई भी समीकरण का हल अनंत होता है, क्योंकि जितना x का मान रखिएगा उतना y का मान आएगा। x का मान 2 रखिएगा y का मान 4 आ जाएगा, x का मान 1 रखिएगा y का मान 5 आएगा। मतलब जितना x का मान रखिए y का मान उतना आएगा, जितना y का मान रखिए x का मान उतना आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे x का मान मान लीजिए 1 रख दिए, तो 1 रख दिए तो इधर जाके घट के y का मान 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अगर x का मान मान लीजिए 2 रख दिए, ठीक है, रख दिए ना, तो उधर जाके घट के इसमें इधर इधर जाके 6 में से घटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जितना आप x का मान रखिएगा उतना y का आएगा, जितना y का रखिएगा उतना अनंत हो जाएगा एकदम मान इसका, ठीक है। हाई देखिए समीकरण इतना देकर इस रूप में ना आपको बताया है, करा कि अनगिनित हल हो, अनगिनित, तो इसमें से कौन होगा। तो अनगिनित हल के लिए ये होता है, आपको नहीं पता है, देखिए आपको यहाँ पता है ना। अनगिनित हल के लिए देखिए, अनगिनित हल मतलब अनेक हल, अनेक हल के लिए सूत्र कौन होता है, ये होता है कि नहीं। देखिए अनेक हल के लिए सूत्र कौन होता है, ये होता है। तो ये मार दिए। तो इसी तरह से ये सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इस 3 चैप्टर का खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ठीक है, और उसको बढ़िया से देखेंगे। बस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, सपोर्ट कीजिए कि हम मतलब देखिए लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।